हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं फिजिक्स में चैप्टर प्रकाश, लाइट। अब यहाँ पर प्रकाश संबंधित जितनी भी घटनाएं होती है, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सारी की सारी जो घटनाएं हैं एक ही वीडियो में आपके सामने लेके आया हूं, तो बने रहिए। एक चीज बता दूं मैं आपको, पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल लल्लन टॉप एसएससी रेलवे पर चले जाइए, तो वहां पर आपको सारी की सारी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। चलो, तो यहां पर क्या क्या टॉपिक है वो करवाता हूं मैं आपको शुरुआत से। पहला टॉपिक है परावर्तन। मैं ये उम्मीद करता हूं कि थोड़ी थोड़ी जो चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं, वो आपको पता होगी, जैसे कि परावर्तन क्या होता है। तो यहां पर परावर्तन की डेफिनेशन देख लो कि जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो यह हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जब प्रकाश किरण किसी सतह से टकराती है और उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, तो यहां पर सतह है, आई किरण और ये किरण गई, मतलब यहां पर ये जो किरण रहेगा आपतित किरण रहेगा, ये वाली जो किरण रहेगा परावर्तित किरण रहेगा। तो जब प्रकाश किरण सतह से टकराती है उसी माध्यम में लौट जाएगी, तो ये जो कहलाएगा वो कहलाएगा परावर्तन। यहां पर आपको बस एक पॉइंट पे ध्यान देना है कि यहां परावर्तन में माध्यम नहीं बदलता, जिस माध्यम से आया था उसी माध्यम में लौट जाएगा। आगे वाला पॉइंट, अगला पॉइंट है प्रकाश के परावर्तन के फलस्वरूप तीव्रता और आयाम में कमी आती है जबकि तरंगदैर्घ्य आवृत्ति नहीं बदलती। यहां पर बहुत मुश्किल होती है बच्चों को याद करने के लिए, तो यहां मैं आपके सामने लिंक करने वाला हूं एक पॉइंट, जिससे आप कभी भी नहीं भूलेंगे। आपको बस इतना याद करना है, जब भी आएगा परावर्तन आपको बोलना है परावर्तन में तीव्रता, थोड़ा नीचे कर लूं, परावर्तन में तीव्रता तथा आयाम बदल जाते हैं। क्या बोला? परावर्तन में तीव्रता तथा आयाम बदल जाते हैं। सॉरी, इसके अलावा जितने भी पॉइंट आएंगे, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, सारे जो पॉइंट रहेंगे वो नहीं बदलेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने याद कर लिया कि परावर्तन में तीव्रता और आयाम बदल जाते हैं। तो यहां पे लिखा है प्रकाश के परावर्तन के फलस्वरूप तीव्रता और आयाम में कमी आती है, मतलब इसका है बदल जाते हैं। तरंगदैर्घ्य आवृत्ति नहीं बदलती, मतलब ये नहीं बदलते हैं। इसके साथ में एक और पॉइंट याद करना यहीं पे, अगर बात अपवर्तन की हो, अपवर्तन में आवृत्ति नहीं बदलती, इसमें पॉइंट उल्टा हो गया। आपको एज इट इज याद करना है, अपवर्तन में आवृत्ति नहीं बदलती, तो यहां पर आवृत्ति नहीं बदलती, इसका मतलब जितनी भी चीजें हैं, तरंगदैर्घ्य, आयाम हुआ, सारी जो चीजें रहेगी वो बदल जाएगी। चलो, तो हम लोगों ने क्या लिंक किया? हम लोगों ने लिंक किया कि परावर्तन में तीव्रता तथा आयाम बदल जाते हैं, अपवर्तन में आवृत्ति नहीं बदलती। इसको 2-3 बार रिवीजन करेंगे, सारी की सारी चीजें लिंक हो जाएगी। चलो आगे बढ़ें। यहां पर बोला गया है परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम आपको सभी को याद होंगे। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही तल में होंगे। तो यहां पे दिख रहा है ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये बीच में जो रहेगा वो रहेगा अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे, तो तल क्या रहेगा? एक ही रहेगा। सेकेंड वाला पॉइंट, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो यहां पर आपतन कोण कहां से कहां तक? आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण रहेगा वो कोण कहलाएगा आपतन कोण। दूसरा वाला, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण रहेगा वो कोण कहलाएगा परावर्तन कोण। ठीक है, तो आपतित किरण, अभिलंब, अभिलंब, परावर्तित किरण, तो आपतन कोण, परावर्तन कोण, ये दोनों के दोनों क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। आगे बढ़े, अगला वाला जो पॉइंट है, तो ये टॉपिक दूसरा हो गया अपवर्तन वाला। ये डेफिनेशन देखते हैं अपवर्तन की क्या होता है। तो अपवर्तन को इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्शन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने वास्तविक पथ से
मुड़ जाता है, यह घटना अपवर्तन कहलाती है। तो परावर्तन में हम लोगों ने देखा माध्यम नहीं बदलता, लेकिन अपवर्तन में माध्यम बदल जाता है। इसका मतलब यह है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश प्रवेश करेगा। तो मैंने बोला यहाँ पर सघन माध्यम बोला, मैंने मान लिया कि यहाँ पर जल है, यहाँ पर वायु है। जल के कण वायु की अपेक्षा पास पास होंगे और वायु के कण थोड़े दूर दूर होंगे। तो ये जो रहेगा वो सघन माध्यम रहेगा, ये जो रहेगा वो विरल माध्यम रहेगा। ठीक है, तो सघन विरल आप क्लियर कर चुके होंगे। तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो प्रकाश किरण इस तरीके से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो जाना चाहिए था उसको सीधा सीधा, लेकिन ये यहां से मुड़ गया। ये अभिलंब बना दूं मैं आपको सीधे सामने। तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो अपने वास्तविक पथ से मुड़ जाता है। तो अपने वास्तविक पथ से क्या रहेगा, मुड़ जाता है। ये वास्तविक पथ से मुड़ गया, तो ये घटना कहलाएगी अपवर्तन। इसके साथ में एक और बता दिया मैंने पॉइंट आपको, ये वाला, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर चला जाता है। ये पॉइंट बहुत बार दिक्कत देता है। यहां पर क्लिक कर लो, यहां पर सघन माध्यम है, यहां पर विरल माध्यम है। तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से, ये प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, तो अभिलंब ये वाला जो रहेगा आपका सीधा जो लाइन रहेगा, ये रहेगा अभिलंब। मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो लाइन रहेगा ये रहेगा अभिलंब रहेगा। तो प्रकाश किरण इस तरीके से आई, जाना चाहिए थे सीधे सीधे, लेकिन ये क्या हो गया, अभिलंब से दूर हट गया। तो अभिलंब से दूर हट गया, इसका मतलब ये है कि ये कहलाएगा अपवर्तन, और यहां पर रहेगा सघन माध्यम, यहां पे रहेगा विरल माध्यम। चलो, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब यहां पर वापस एक बार क्लियर कर दूं, अपवर्तन में जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो ये जो घटना कहलाएगी वो कहलाएगी अपवर्तन, अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा। और यहां पर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगा। एक लाइन याद करना, दूसरा मत याद करना। अगला वाला पॉइंट ये रहा आपके सामने, अपवर्तन के उदाहरण। ये क्वेश्चन बहुत परेशान करता है सबको। इसको किस तरीके से लिंक करेंगे वो देख लो। यहां पर अपवर्तन के उदाहरण में आपको एक पॉइंट याद करना है, जब भी कोई सा उदाहरण आए स्थिति परिवर्तन का, जब भी कोई सा पॉइंट आए स्थिति परिवर्तन का, स्थिति परिवर्तन से मतलब यह है कि अगर वास्तविक स्थिति और बाद की स्थिति या पहले की स्थिति में कुछ चेंज आ रहा है तो ये रहेगा स्थिति में परिवर्तन। चलो देखते हैं। पहला पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है, पानी में डूबा सिक्का ऊपर उठा प्रतीत होता है। इसका मतलब यह है उसकी जो स्थिति रहेगी वो नीचे रहेगी, लेकिन दिख क्या रहा है, वो ऊपर दिख रहा है। तो यहां पर क्या हुआ, स्थिति में परिवर्तन हुआ। तो ये वाला जो उदाहरण रहेगा जो रहेगा अपवर्तन का। उसी प्रकार से आगे बढ़े, पानी में डूबी हुई लकड़ी का टुकड़ा टेढ़ा प्रतीत होता है। तो यहां पे दिख रहा होगा, होना चाहिए था सीधा उसने, लेकिन दिख रहा है टेढ़ा। स्थिति में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। तो यहां पर भी रहेगा अपवर्तन। ये वाला पॉइंट हो गया अपवर्तन वाला। अगला वाला, पानी में तैरती मछली ऊपर उठी प्रतीत होती है। तैरती मछली हो या ऊपर उठा हुआ सिक्का हो, दोनों में स्थिति क्या हुआ, परिवर्तन हुआ है। तो यहां पर हो गया अपवर्तन। तारों का टिमटिमाना, तो तारों में भी क्या रहेगा, स्थिति में परिवर्तन दिखता है, कभी इधर दिखता है कभी उधर दिखता है। तो यहां पर ये जो एग्जाम्पल रहेगा ये रहेगा अपवर्तन का, स्थिति में परिवर्तन का। सुबह या शाम के समय सूर्य का बड़ा दिखाई देना, मतलब वास्तविक था ये आकार, लेकिन दिख रहा है ये आकार, मतलब क्या हुआ है, स्थिति में परिवर्तन हुआ है। तो ये भी उदाहरण किसका रहेगा, अपवर्तन का रहेगा। अगला वाला पॉइंट, अब यहां पर कुछ पॉइंट थोड़ा गलत लिख दिया है। यहां पर मैं बता दूं आपको, सुबह और शाम की बात करें तो सूर्य, सुबह की बात करें तो कुछ पहले दिख जाता है, और शाम में क्षितिज के नीचे होने पर भी सूर्य का दिखाई देना, मतलब सूर्य अस्त होने के बाद भी थोड़ा सा सूर्य बाहर दिखाई देता है। तो यहां पर क्या हुआ है, स्थिति में परिवर्तन हुआ है। स्थिति में परिवर्तन हुआ है तो उदाहरण क्या रहेगा, अपवर्तन। एक पॉइंट लिंक कर दिया, सारे पॉइंट याद हो गए। अपवर्तन में क्या रहेगा,
स्थिति में परिवर्तन वाले सारे के सारे उदाहरण। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर अपवर्तन के साथ साथ 2-3 पॉइंट और लिंक करना है आपको। इसके पहले मैं बता दूं आपको कि यहां अगर मैंने बोला यहां पर कोई रेखा है, ये पहला माध्यम रहेगा, ये दूसरा माध्यम रहेगा, या विलंब रहेगा, यहाँ प्रकाश किरण आई, अब ये सघन माध्यम है, ये वाला माध्यम जो रहेगा विरल माध्यम है। तो यहाँ पर क्या होगा, सघन माध्यम में विरल माध्यम में जाने पर जाना चाहिए था सीधा, उसने चले गया वो अभिलंब से दूर। तो ये जो माध्यम ये जो घटना कहलाएगी वो कहलाएगी अपवर्तन, ये हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। यहाँ पर अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण रहेगा वो कहलाता है आपतन कोण, जिसे हम लोगों ने साइन आई नाम दे दिया, परावर्तन जैसे ही था। अगला वाला पॉइंट, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का जो कोण रहेगा वो कहलाता है साइन आर। तो ये आपतन कोण रहेगा, ये अपवर्तित कोण रहेगा। तो यहां पर आपतन कोण साइन आई, अपवर्तन कोण का जो रेशो होता है वो रहता है कांस्टेंट। ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, और इसी को कहा जाता है स्नेल का नियम। तो यहां से एक पॉइंट और क्लियर हो गया, आपतन कोण अपवर्तन कोण दोनों का जो रेशो रहेगा वो कहलाएगा आपका स्नेल का नियम। यहां पर देखा है 1μ2 पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, इस तरीके से लिखा जाता है। तो साइन आई अपॉन में साइन आर जो रहेगा इस तरीके से निकाल सकते हैं आप। यहाँ पर न्यूमेरिकल भी इसी पे आता है, आगे मैं करवाऊंगा आपको। पॉइंट लिखा है, जब किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुकती है। दूसरा पॉइंट लिखा है, जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो आपको 2 पॉइंट में से एक पॉइंट याद करने का बोला, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये वाला पॉइंट क्लिक हो गया। आगे बढ़े, अपवर्तन के उदाहरण हम लोगों ने देख लिया। ये सारे के सारे उदाहरण अपवर्तन के रहेंगे। पानी में डूबा सिक्का, लकड़ी टेढ़ी, मछली ऊपर उठी हुई, तारों का टिमटिमाना, सूर्य शाम के समय सुबह शाम के समय सूर्य का बड़ा दिखाई देना, सूर्योदय के कुछ मिनट पूर्व ही अर्थात क्षितिज के नीचे होने पर भी सूर्य का दिखाई देना। तो यहां पर स्थिति में परिवर्तन हुआ है। आगे बढ़ते, अगला है डेफिनेशन पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो यहां पर आपको याद करना है, चीजों को मैं बड़े ही बेहतरीन तरीके से लिंक करते लेके आया हूं। तो यहां पर डेफिनेशन में भी वही चीज देखेंगे आप, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। ये अभी हम लोगों ने पढ़ा, इसी को वहां पर लिंक करना है आपको कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में होता क्या है। तो जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। प्रकाश सघन माध्यम से, ये सघन माध्यम है, मैंने बोला ये विरल माध्यम है, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में आया तो ये क्या रहेगा, अभिलंब से क्या हो जाएगा, दूर हट जाएगा। या अभिलंब से क्या हो जाएगा, दूर हट जाएगा। एक आपतन कोण ऐसा होता है जहां अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। तो यहां पर जाना चाहिए था सीधा, लेकिन यहां पर ये जो अपवर्तन हुआ है वो कितना हो गया है, 90 डिग्री। तो एक आपतन कोण ऐसा होता है जहां अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। ऐसे आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। तो यहां पर ऐसा जो आपतन कोण रहेगा उसका नाम क्या दे दिया, क्रांतिक कोण। एक बार पूरा, एक बार एक लाइन में बोल दूं, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने स्थिति से थोड़ा सा अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री, आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान क्या रहेगा, 90 डिग्री होता है, वो जो कोण कहलाएगा वो कोण कहलाएगा क्रांतिक कोण कहलाएगा। जब आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण से बढ़ाया जाए, तो यहां पर मैंने बोला आपतन कोण का मान अगर आपने क्रांतिक कोण से बढ़ा दिया तो यहां पर ये जो रेखा थी अपवर्तित किरण थी तो इधर जा रही थी, लेकिन थोड़ा सा भी एंगल अगर मैंने यहां पर कुछ बढ़ा दिया तो ये जो किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही थी, इधर जा रही थी, तो ये यहां से यहां नहीं जाते हुए यहां पर क्या हो जाएगा, उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। तो मतलब इसका क्या होता है कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है।
आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाए। 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया तो वो कहलाएगा क्रांतिक कोण। अगर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी ज़्यादा हो जाएगा तो ये जो घटना कहलाएगी, यहाँ पर अपवर्तन ना होकर के ये कहलाएगा परावर्तन, ये हो जाएगा परावर्तन। और ये जो पूरी जो प्रोसेस रहेगी, ये पूरी जो प्रोसेस जो कहलाएगी वो कहलाएगी आपकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो यहाँ पर थोड़ा सा विचलित हुआ, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा विचलित हुआ, 90 डिग्री बराबर हो गया। 90 से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा तो अपवर्तन होने के बजाय उसका हो जाएगा परावर्तन। तो ये पूरी घटना कहलाएगी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त होती है, तो इसकी जो शर्त होती है, पहली शर्त, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने आपको दे दिया। आगे बढ़े। अगला नोट, अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम का क्रांतिक कोण कम होता है। ये वाला पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा। जहां पर अपवर्तनांक अधिक होगा तो यहां पर क्रांतिक कोण क्या रहेगा, उसका कम हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा रेगिस्तान की मरीचिका। रेगिस्तान की मरीचिका किसका उदाहरण है? तो ये जो उदाहरण रहेगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण रहेगा। यहाँ पर रेगिस्तान में जो रेत रहेगी तो वहाँ पर जो बहने वाली जो हवा रहेगी वो गर्म हवा रहेगी। ऊपर वाली जो हवा रहेगी वो जो रहेगी ठंडी हवा। ये हवा की अपेक्षा ये जो रहेगी ठंडी हवा रहेगी। ऊपर ठंडी, नीचे गर्म हवा रहेगी। तो मैंने बोला, अगर आपसे पूछूं कि ठंडी हवा और गर्म हवा में सघन माध्यम कौन सा रहेगा, कण पास पास किसके रहेंगे, तो जो ठंडी हवा है तो ये जो माध्यम रहेगा वो कहलाएगा सघन माध्यम। और ये जो गर्म हवा है तो यहाँ पर वायु के कण दूर दूर रहेंगे तो ये कहलाए आपका विरल माध्यम। तो यहाँ पर वही वाली घटना होने वाली है कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगा। तो यहाँ पर भी पूरी जो घटना कहलाएगी वो कहलाएगी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसमें क्या क्या एग्जाम्पल बनते हैं वो देख लो। यहां पर आता है हीरे का चमकना, इंडोस्कोपी आंतरिक अंगों की जांच में, मृग मरीचिका का बनना, जैसे कि रेगिस्तान की मरीचिका बोला वही वाला पॉइंट, दूरसंचार ऑप्टिकल फाइबर में, कांच के चटक जाने पर इनकी दरारों का चमकीला दिखाई देना। ये सारे के सारे जो उदाहरण रहेगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के। आपको रेगिस्तान की मरीचिका का एग्जाम्पल याद है, आपको हीरे का चमकना याद है, आपको बस याद करना है एंडोस्कोपी आंतरिक अंगों में कौन सा प्रयुक्त होता है, तो ये रहेगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना। आपको ये याद करना है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ऑप्टिकल फाइबर में कौन सी घटना होती है, तो यहाँ पर रहेगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और आखिरी वाला, कांच अगर टूट जाएगा, चटक जाएगा तो वहां पर भी चमकेगा, तो कारण क्या रहेगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। रिफ्लेक्शन जो होता है वो हमारी सीधे आंखों में होता है। अगला नोट, मृग मरीचिका के बनने में अपवर्तन सहायक कारक है जबकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो रहेगा मुख्य कारण बनेगा। यहां पर क्या रहेगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन मुख्य कारण। आगे इसके बाद में अगला वाला पॉइंट रहेगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो आपको कुछ चीजों को, आप उसकी डेफिनेशन को नाम से भी समझना होगा। यहां पे लिखा है वर्ण विक्षेपण। वर्ण मतलब रंग हो जाएगा, विक्षेपण मतलब अलग अलग भागों में टूट जाना। तो आपको पता है कि सफेद रंग टूट के सारे अलग अलग रंग बनते हैं, या फिर सारे रंगों को मिला दूं तो जो रंग बनने वाला है वो रंग बनेगा सफेद। देखते हैं क्या लिखा। न्यूटन की डिस्क में 7 रंग थे जिसे घुमाने पर श्वेत रंग प्राप्त होता था। वही बताया मैंने आपको। जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। सफेद को अगर आपने प्रिज्म से गुजारा तो ये 7 रंगों में बढ़ जाएगा। आपने याद किया होगा बेजानी हैप्पी नाला, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं विबग्योर। इंग्लिश में बोलेंगे विबग्योर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, जिसमें बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होने के कारण आधार की ओर होता है। यहां पर जो रेड कलर होता है, रेड कलर, इसका अपवर्तनांक बहुत कम होता है। और आपका जो बैंगनी है, वायलेट कलर है, इसका जो अपवर्तनांक है बहुत ज़्यादा है, मतलब ये फैल जाता है। लाल कलर फैलता नहीं है। फैलता नहीं है मतलब अपवर्तनांक जो रहेगा कम रहेगा। बैंगनी रंग फैल जाएगा तो वहां पर अपवर्तनांक क्या रहेगा,
बहुत ज्यादा। अगला, लाल रंग का अपवर्तनांक कम होने के कारण ऊपर की ओर आता है। आगे देखते हैं ऊपर नीचे ये जो सिस्टम बताया है वो कैसा है। तो यहां पर आपने विबग्योर लिखा, विबग्योर, तो यहां पर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और ये रहेगा रेड। यहां पर प्रकाश किरण आई, अपवर्तन के पश्चात यहां पर ये टकरा के लौट गई। तो यहां पर सबसे कम जो अपवर्तन होगा वो किसका होगा, रेड का होगा। रेड कलर सीधे निकल जाएगा। लेकिन ये जो वायलेट कलर है, ये जो बैंगनी कलर है, इसका सबसे ज्यादा अपवर्तन होगा। तो मैंने बोला अपवर्तनांक सबसे ज्यादा किसका, तो मैंने बोला बैंगनी का। तो ये बैंगनी फैल जाता है। इसीलिए इसका यूज कहां पर होता है, तो यहां पर आप देखेंगे कि रेड कलर जो रहेगा वो सिग्नल वगैरह जहां पर संकेत देना होता है तो वहां पर रेड कलर होता है, जो हमको दूर से ही दिख जाता है, उसका अपवर्तनांक बहुत कम होता है। अगला वाला डेफिनेशन आपको याद करना, प्रकीर्णन, स्कैटरिंग। तो यहां पर भी शब्द से मतलब निकालना है। प्रकीर्णन क्या होता है, तो आपको याद करना है, अगर कोई से धूल के कण है या फिर कोई से भी कण है, तो यहां पर अगर इसके ऊपर प्रकाश डालोगे तो ये चमकेगा, प्रकाश को प्रकीर्णित करेगा। तो प्रकाश का प्रकीर्णन मतलब ये एग्जाम्पल, ये जो डेफिनेशन है पहले पढ़ लो फिर क्लियर करवाता हूं। वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों के कारण प्रकाश का क्षय हो जाना प्रकीर्णन कहलाता है। ये बताया मैंने आपको। रेले के अनुसार प्रकाश के जिस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है उसका प्रकीर्णन कम होता है। ये वाला पॉइंट याद कर लेना। रेले भाई साहब क्या बोल के गए, रेले भाई साहब ने बोला कि जो लाल रंग जो होता है वो उसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, और जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा वो कम फैलेगा। जो तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा वो उसका प्रकीर्णन क्या रहेगा, सबसे कम होगा। तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आपने देखा हो कि आसमान का कलर जो रहेगा नीला दिखाई देता है, तो कारण क्या रहेगा कि जो बैंगनी रहेगा आपका, जो आपको यहां पे लिखा था विबग्योर, तो यहां पर वायलेट, इंडिगो और ब्लू, यहां पर तीनों को देखें तो तीनों को अगर मिला देंगे तो यहां पर जो कलर बनने वाला है वो रहेगा आसमानी, और जो ब्लू कलर है उसका जो तरंगदैर्घ्य है वो क्या रहेगा, कम रहता है। तो तरंगदैर्घ्य अगर कम रहेगी तो उसका जो प्रकीर्णन होगा वो होगा ज्यादा। यहां पर लिखा हुआ है प्रकाश के जिस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है उसका प्रकीर्णन कम होता है। मतलब यहां पर दोनों के दोनों चलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती। तो यहां पर याद करना, प्रकीर्णन जिसका ज्यादा होगा जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा। ये भाई साहब रेले ने बोला था। इसके बाद में यहां पर अगले जो उदाहरण है वो देख लो कि तरंगदैर्घ्य ज्यादा होने से क्या यूज होता है। तो यहां पर लिखा हुआ है खतरे में लाल रंग का उपयोग, उगता हुआ सूरज, डूबता हुआ सूरज लाल दिखाई देता है। तो यहां पर आप याद करेंगे कि जो सूरज है उगते समय और डूबते समय उसकी जो दूरी है पृथ्वी से सबसे ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा दूरी जो रहेगी उसमें कौन सा कलर जो है वो आपकी आंखों तक पहुंच पाएगा। तो वहां पर मात्र जो लाल कलर है उसकी जो तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है तो वो आपकी आंखों तक पहुंच पाएगा। बाकी जो कलर है वो क्या हो जाएंगे, विक्षेपित हो जाएंगे। समझ में आ गया। चलो, समुद्र का जल भी प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। तो यहां पर क्वेश्चन आता है प्रकीर्णन के उदाहरण, खतरे में लाल रंग का यूज होता है, उगता हुआ सूरज लाल दिखाई देता है, समुद्र का रंग, आसमान का रंग नीला दिखाई देता है, प्रकीर्णन का कारण रहेगा। आसमान वाला बोल दिया। चंद्रमा पर से अंतरिक्ष को देखने पर काला दिखाई देता है। ये वाला पॉइंट याद कर लो कि चंद्रमा पर से अगर अंतरिक्ष को देखा जाए तो वहां पर बैठे व्यक्ति को कैसा दिखेगा अंतरिक्ष, वो रहेगा काला। ये कारण क्या है, ये कारण रहेगा प्रकीर्णन का। अगला वाला पॉइंट टिंडल प्रभाव के प्रकीर्णन से संबंधित है। तो यहां पर आपने देखा हो कि अगर किसी अंधेरे कमरे में कोई सा सुराग से अगर प्रकाश आ रहा है तो यहां पर जो धूल के जो कण हैं वो चमकते हुए प्रतीत होते हैं। ये जो प्रकाश का प्रभाव रहेगा वो जो कहलाता है वो कहलाता है टिंडल प्रभाव। आपने बचपन में पढ़ा होगा। तो ये टिंडल प्रभाव प्रकीर्णन से संबंधित है। आगे बढ़े। अगला वाला जो पॉइंट है विवर्तन, डिफ्रैक्शन।
तो क्वेश्चन आता है विवर्तन किसमें होता है किसमें नहीं होता है, तो आपको सीधे याद करना है प्रकाश में विवर्तन होता है, ध्वनि में विवर्तन नहीं होता। एक पॉइंट याद करने लायक सबसे ज्यादा जरूरी है, पहले मैंने बता दूं आपको, प्रकाश में विवर्तन होता है, ध्वनि में विवर्तन नहीं होता। डेफिनेशन क्या है इसकी? जो खोज करी उसका नाम रहेगा फ्रॉनहोफर रहेगा। इसके अनुसार बहुत छोटे छोटे अवरोध से टकराकर प्रकाश उसकी छाया में प्रवेश कर जाना विवर्तन कहलाता है। तो यहां पर अगर प्रकाश की बात करूं तो यहां प्रकाश का विवर्तन होता है, तो यहां पर सीधे सीधे निकल जाएगा। लेकिन अगर बोला छोटा सा अगर छेद रहेगा तो यहां से पूरा जो निकलेगा ये नैरो गैप में से, ये वाइड गैप है। तो आपको सीधे याद करना है कि विवर्तन की घटना किस में होती है, तो विवर्तन की घटना होती है प्रकाश में। एक पॉइंट यहाँ पे एग्जाम्पल पूछा जाता है कि हवाई जहाज की छाया नहीं बनती या नहीं दिखती, कारण क्या रहेगा? कारण रहेगा विवर्तन का। आगे बढ़े। समुद्र पानी का रंग ब्लू नीला दिखाई देता है, कारण क्या रहेगा? यह रहेगा कारण रहेगा प्रकीर्णन का। तो ये मैंने सारे पॉइंट आपको रिलेट करवा दिए हैं। खतरे का लाल रंग, उगता डूबता सूरज, आसमान का रंग नीला, टिंडल प्रभाव, ये रहेगा प्रकीर्णन स्कैटरिंग। आगे बढ़े। अगला डेफिनेशन है ध्रुवण का। ध्रुवण क्या रहेगा? तो यहां पर याद करना ध्रुवण जो होगा वो होगा प्रकाश में। क्या रहेगा? प्रकाश में ध्रुवण होगा। किसी भी तरंग का किसी खास दिशा में जाना ध्रुवण कहलाता है। ध्वनि का ध्रुवण नहीं होता, प्रकाश में ध्रुवण होता है। इसमें उदाहरण क्या है? क्वेश्चन पूछा जाता है होलोग्राम या होलोग्राफी का चमकना किसका उदाहरण रहेगा? तो ये उदाहरण रहेगा आपका ध्रुवण का। वाहन में पोलराइड का यूज किया जाना जिससे हेडलाइट में चालक को चकाचौंध से बचाया जा सकता है, यह भी कारण क्या रहेगा? ध्रुवण घटना पर आधारित रहेगा। तो ये एग्जाम्पल हो गए ध्रुवण के। एक बार रिलेट कर दूं, अपवर्तन में आपने याद किया स्थिति में परिवर्तन वाला, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में याद किया रेगिस्तान की मरीचिका, हीरे का चमकना, एंडोस्कोपी याद किया, उसके बाद में ऑप्टिकल फाइबर वाला पॉइंट याद किया, और आखिरी वाला आपने याद किया कांच का चटकने पर उसका चमकीला दिखाई देना, ये याद कर लिया। फिर आपने होलोग्राफी वाला देखा कि होलोग्राफी में ये देखा कि वाहनों में पोलराइड का यूज, होलोग्राफी जो रहेगा वो जो रहेगा आपका ध्रुवण रहेगा। हवाई जहाज की छाया नहीं बनना, तो ये रहेगा विवर्तन का। आगे बढ़े। ध्रुवण की घटना है, आप एक बार इसको देख लीजिएगा। अगला वाला पॉइंट व्यतिकरण, इंटरफेरेंस। तो व्यतिकरण की बात करें तो यहां पर डेफिनेशन क्या लिखा है? जब लगभग समान आवृत्ति और समान आयाम की दो प्रकाश तरंगे एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है तो कहीं पर तीव्रता महत्तम होती है और कहीं पर तीव्रता शून्य हो जाती है, यह घटना व्यतिकरण कहलाती है। तो डेफिनेशन नहीं आएगा, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा कि जब प्रकाश किरण समान आवृत्ति की हो, समान आयाम की हो, तो एक दूसरे पर अगर अध्यारोपित हो जाएगी तो कहीं पर तीव्रता क्या रहेगी? महत्तम रहेगी, बहुत ज़्यादा रहेगी, और कहीं पर तीव्रता जो रहेगी वो रहेगी शून्यतम, और यह कहलाएगा व्यतिकरण, जिसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। एग्जाम्पल पूछे जाते हैं व्यतिकरण के। पानी के बुलबुले का सूर्य के प्रकाश में चमकना, जल पर गिरे मिट्टी के तेल। अब यहां पर रिलेट कर लेना कि मिट्टी का तेल अगर पानी में गिर गया है तो वहां पर सूर्य के प्रकाश में क्या रहेगा? चमकना। साबुन के बुलबुले पर का सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देना। गीली सड़क पर वाहनों से टपकती तेल की बूंदों का रंगीन दिखाई देना। तो ये जो सारे उदाहरण रहेंगे वो रहेंगे आपका व्यतिकरण का, इंटरफेरेंस का। सारे के सारे पॉइंट याद कैसे करेंगे? तो यहां पर पानी के बुलबुले का चमकना हुआ, तेल में केरोसिन का तेल या फिर कोई सा भी तेल डालोगे तो वो चमकेगा। अगला वाला जो पॉइंट रहेगा गीली सड़क पर वाहन का टपकता हुआ तेल वाला, वो पॉइंट वाला। साबुन का बुलबुला चमक रहा है, तो ये जो चमकने वाली जो जितनी भी चीजें रहेगी, जितने भी एग्जाम्पल रहेंगे चमकना वाला, तो एक इसमें रहेगा, ये रहेगा व्यतिकरण में। आया कि नहीं आया?
आपको लिंक करना है। अपवर्तन में स्थिति परिवर्तन वाला, वो व्यतिकरण में रहेगा चमकने वाला। होलोग्राफी पोलराइड का यूज रहेगा ध्रुवण में रहेगा। आगे बढ़े, इसके बाद में हो गया कंप्लीट पूरा। एक बार जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे। परावर्तन माध्यम नहीं बदलता, अपवर्तन में माध्यम बदल जाता है। यहाँ पे साइन आई साइन आर का जो रेशो रहेगा स्नेल का नियम रहेगा। अपवर्तन में सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाओगे तो अभिलंब से दूर हट जाओगे। अभिलंब से ज़्यादा दूर हट गए, क्रांति कोण से मान ज़्यादा हो गया, तो ये घटना कहलाएगी पूर्णांतरिक परावर्तन कहलाएगी। अपवर्तन में एग्जाम्पल क्या क्या पढ़ लिया हम लोगों ने इंडोस्कोपी पढ़ा, हीरे का चमकना पढ़ा, कांच का चटकना पढ़ा, रेगिस्तान की मरीचिका पढ़ी, ऑप्टिकल फाइबर पढ़ा, ये रहेगा अपवर्तन वाला। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या रहेगा, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। आपतन कोण का वह मान जिसके लिए परावर्तन कोण या अपवर्तित किरण का मान क्रांति कोण से ज़्यादा हो जाए, 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाए, तो ये जो कहलाएगा आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाएगा। रेगिस्तान की मरीचिका, ऑप्टिकल फाइबर, ये जो सारे एग्जाम्पल रहेंगे ये इसके एग्जाम्पल रहेंगे। जो आपका अच्छा सॉरी, मैंने आपको अपवर्तन में उदाहरण दूसरे बता दिए। तो अपवर्तन में उदाहरण जो रहेंगे, स्थिति में परिवर्तन वाला, सिक्का ऊपर दिख रहा है, पेंसिल टेढ़ी दिख रही है, तारे टिमटिमाते दिख रहे हैं, सूर्य थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है, ऐसा। तो ये जो पॉइंट रहेंगे वो सारे अपवर्तन के रहेंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का चमकना रहेगा, हीरे का चमकना, इंडोस्कोपी, ऑप्टिकल फाइबर, सारे के सारे पॉइंट। अगला वाला आपने याद किया कि ध्रुवण क्या रहेगा, तो ध्रुवण ध्वनि में नहीं होगा। ध्रुवण ध्वनि में नहीं होगा, किस में हो जाएगा, प्रकाश में होगा। अगला वाला पॉइंट याद किया, व्यतिकरण में क्या रहेगा, व्यतिकरण में सारे के सारे पॉइंट वो रहेंगे जो रहेगा चमकने वाला पॉइंट। क्या रहेगा, चमकने वाला। तो व्यतिकरण में रहेगा चमकने वाला। इसके अलावा और कोई कौन सा पॉइंट बता दिया मैंने आपको, उसके अलावा मैंने बताया आपको ये वाला पॉइंट, एक पॉइंट छूट रहा है मेरे से, विवर्तन वाला। तो विवर्तन में आप लोग बोलेंगे कि विवर्तन जो रहेगा, विवर्तन ध्वनि में होता है, सॉरी यहां पर ये गलत लिख दिया है। विवर्तन जो रहेगा ध्वनि में होता है, ध्वनि में होता है, प्रकाश में नहीं होता। ध्वनि में होता है, प्रकाश में नहीं होता। ध्रुवण जो रहेगा ध्वनि में होता। यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एक बार पूरा क्लियर कर दूं मैं आपको, आप भी कंफ्यूज नहीं हो। तो यहां पर आप रिलेट करना एक पॉइंट को, ध्रुवण जो रहेगा ध्वनि में नहीं होता, किस में होगा, प्रकाश में होगा। अगला वाला पॉइंट विवर्तन, तो आपने याद किया कि ध्रुवण ध्वनि में नहीं होता, तो विवर्तन में क्या होगा, तो विवर्तन किस में हो जाएगा, ध्वनि में हो जाएगा। दोनों को याद करने का मेरा भी तरीका वही है, क्योंकि अगर आपको दोनों में कन्फ्यूजन है तो ध्रुवण ध्वनि में नहीं होता। तो ये सारे पॉइंट बता दिए। इसके बाद में अपवर्तन वाला पॉइंट भी मैंने बता दिया आपको। तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा रहेगी लाल की रहेगी, सबसे कम जो रहेगी आपकी बैंगनी की रहेगी। तो ये सो सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर करवा दी होगी। आई होप सारी जो चीज़ें हैं आपको याद हो गई होगी। थोड़ा सा लिंक करोगे तो सारी चीज़ें याद हो जाएगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और यहाँ पर कमेंट करिए कि सबसे ज़्यादा भोजन कौन से रंग से बनता है, प्रकाश के कौन से रंग से सबसे ज़्यादा भोजन बनता है। आपका आंसर मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा कि क्या आपका आंसर रहा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।